नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एलटी गेट सोशल साइंस, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, केबीएस, पीजीटी, एनबीएस, पीजीटी सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज की यह 39वीं वीडियो है और इस वीडियो के सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व को इतिहास की एक शाखा कहा है? तो इतिहास की एक शाखा पुरातत्व को कहा है स्टुअर्ट पिगट ने। स्टुअर्ट पिगट ने कहा कि जो पुरातत्व आर्कियोलॉजी जो है वह इतिहास की एक ब्रांच, इतिहास की एक शाखा है और जहाँ पे जो है साहित्यिक स्रोत मौन हो जाता है, कहा जाता है कि जहाँ से साहित्य मौन हो जाता है वहाँ से पुरातत्व बोलता है। साहित्यिक स्रोतों से भारतीय इतिहास के में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। ठीक है, जैसे आपका जो है हाथी गुम्फा अभिलेख न प्राप्त हुआ होता तो खारवेल के विषय में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। समुद्रगुप्त के विषय में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? साहित्यिक स्रोतों से नहीं होती है, बल्कि जो है उसके अभिलेख, जो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जिसको हम जानते हैं, उसके सिक्कों से ही हमें उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो विकल्प प्रश्नगत हमारा सही उत्तर है विकल्प से स्टुअर्ट पिगट। दूसरा है, निम्नलिखित में से किसने लंबवत उत्खनन को संस्कृत मापन या काल मापन की संज्ञा दी है? तो लंबवत उत्खनन को संस्कृत मापन या काल मापन की जो संज्ञा दी है उसमें हमारा सही आंसर है विकल्प ए, मार्टिमर व्हीलर ने। मार्टिमर व्हीलर ने जो है लंबवत उत्खनन को हम जो है अनुलंब उत्खनन के नाम से भी जानते हैं, जिसको इंग्लिश में वर्टिकल कहते हैं, उसको व्हीलर ने संस्कृत मापन या काल मापन की संज्ञा दी है। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा जो पुरातात्विक उत्खनन होता, पुरातात्विक उत्खनन की दो विधियां होती हैं। पहली है लंबवत उत्खनन विधि और दूसरी है ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज उत्खनन विधि। तो जो लंबवत उत्खनन विधि है यह सीमित क्षेत्र में होता है और गहराई में किया जाता है। इसके द्वारा जो है संस्कृत के चरणों का पता लगाया जाता है, उसकी कि संस्कृत कितने चरणों में विकसित हुई थी। और जो हमारा क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर उत्खनन होता उसके द्वारा जो है कोई भी किसी भी सभ्यता के हमें विस्तार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब जो हमारा क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर उत्खनन होता है वह विस्तार की जानकारी देता। अनुलंब या लंबवत उत्खनन होता है जिसको वर्टिकल कहते हैं, उसके द्वारा हमें समय मापन या काल मापन की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर विकल्प है मार्टिमर व्हीलर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो इसमें से असत्य कथन का चुनाव करना, पहला विकल्प है विकल्प ए, क्षैतिज एवं लंबवत उत्खनन पुरातात्विक उत्खनन की दो विधियां, अभी ऊपर मैंने आपको बताया है कि यह हमारा सही है कि हम पुरातात्विक उत्खनन में दो विधियों का प्रयोग करते हैं, क्षैतिज और लंबवत। दूसरा विकल्प है लंबवत उत्खनन के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के कालक्रम के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यह विकल्प भी हमारा सही है, ऊपर चर्चा हुई है। विकल्प सी, क्षैतिज उत्खनन से किसी सभ्यता के विस्तार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, विकल्प भी हमारा सही आंसर है। और विकल्प डी, एक कंटूर मैप एक होता है, तो कंटूर मैप लंबवत उत्खनन से संबंधित है। तो कंटूर मैप जो है यह लंबवत उत्खनन से संबंधित नहीं है, यह हमारा सही आंसर है। यह क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर उत्खनन से संबंधित है, हॉरिजॉन्टल जिसको आप इंग्लिश में कहते हो। तो कंटूर मैप हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर उत्खनन से संबंधित है। यह प्रश्न जो है कंटूर मैप से संबंधित अभी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया था। तो हमारा सही उत्तर विकल्प डी।
अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताओ जो कंटूर मैप क्या होता है। तो कंटूर मैप क्या होता है, बेसिकली क्षैतिज उत्खनन की जब पुरातत्वविद जो है प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, तो एक ग्राफ पेपर पे संपूर्ण क्षेत्र का मानचित्र तैयार कर लिया जाता है। उस संपूर्ण क्षेत्र का मानचित्र तैयार किया जिसको हम कंटूर मैप कहते हैं। इसमें क्या होता है, पूरे क्षेत्र को जो छोटे छोटे वर्गाकार, उसमें पूरा क्षेत्र जैसे है उसके छोटे छोटे वर्गाकार क्षेत्रों में विभाजित कर लिया जाता है। और उसमें क्या है, जब वर्गाकार क्षेत्रों में विभाजित कर देते हैं तो श्रमिकों के आने जाने के लिए, पुरातत्वविदों को आने जाने के लिए थोड़े थोड़े स्थान छोड़ दिए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मेड़ के नाम से जानते हैं। जैसे दो खेतों के बीच में आने जाने के लिए क्या होता है, एक पतला रास्ता छोड़ दिया जाए जिसको मेड़ कहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी मेड़ छोड़ दी जाती है, और यह मेड़ क्या करती है, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से पृथक कर देती, अलग कर देती है। हमारा कंटूर मैप का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो हमारा प्रश्नगत सही उत्तर क्या है, विकल्प डी। अगला प्रश्न है, यदि क्षैतिज उत्खनन रेलगाड़ी है तो लंबवत उत्खनन रेल समय सारणी है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि दोनों उत्खनन जो है एक दूसरे से क्या हैं, एक दूसरे से अंतर संबद्ध हैं, और दोनों जो है हमें उत्खनन की जो दोनों विधियां हैं वह पुरातत्वविदों के लिए दोनों आवश्यक है, दोनों एक दूसरे की पूरक होती हैं, दोनों एक दूसरे की पूरक होती है। और कहा जाता है कि पुरातत्वविदों का मानना है कि व्यक्ति अगर हमें किसी क्षेत्र का क्षैतिज उत्खनन कराना तो सबसे पहले वहाँ का हमें लंबवत उत्खनन करा लेना चाहिए, और जिससे क्या होता है, हम सबसे पहले स्तर विन्यास का अध्ययन कर लेते हैं। उसके द्वारा लंबवत उत्खनन कराने से हम सर्वप्रथम स्तर विन्यास का अध्ययन कर लेते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, यदि क्षैतिज उत्खनन रेलगाड़ी है और लंबवत उत्खनन रेल समय सारणी है, तो क्या है इसमें, इसका आंसर किसने कहा है, तो मॉर्टिमर व्हीलर का यह कथन है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर हंसमुख धीरज लाल संकालिया, जिसको हम एच.डी. संकालिया के नाम से जानते हैं, एच.डी. संकालिया के नाम से जानते हैं। तो प्रोफेसर हंसमुख धीरजलाल संकालिया ने भारतीय पुरातत्व के 100 वर्षों के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया है। तो एच.डी. संकालिया ने भारतीय पुरातत्व के 100 वर्षों का मतलब यहाँ पे भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी 1861 में। तो 1861 से लेकर 1960 तक जो 100 वर्षों का इतिहास है, एच.डी. संकालिया ने उसको 3 भागों में बांटा है। विकल्प हमारा सही आंसर है, 3 भागों में बांटा है। आपका प्रथम काल का समय है 1861 से लेकर 1902 ईस्वी। और आपका जो द्वितीय काल है, प्रथम काल को कनिंघम काल या कनिंघम युग के नाम से भी जानते हैं। द्वितीय काल है तो 1902 से लेकर 1944 तक, 1902 से लेकर 1944 तक इसको मार्शल काल या मार्शल युग के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो आपका तीसरा काल है, तृतीय काल का समय है 1944 से लेकर 1960 तक, 1944 से 1960 तक। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर विकल्प ए। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। तो यहाँ पे सही सुमेलित हमें देखना कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो विकल्प ए कनिंघम युग। अभी मैंने आपको बताया कि जो एच.डी. संकालिया ने भारतीय पुरातत्व के इतिहास को 100 वर्षों के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है, उससे संबंधित है। तो जो हमारा पहला युग है जिसको हम प्रथम युग या प्रथम काल कहते हैं, जिसको हम कनिंघम युग के नाम से जानते हैं, तो 1861 से 1902 सही है। विकल्प बी मार्शल युग 1902 से 1944, ये भी सही है। विकल्प सी है मॉर्टिमर व्हीलर युग, जो तृतीय युग है, तृतीय काल है, उसको मॉर्टिमर व्हीलर युग के नाम से भी जानते हैं। 1944 से 1960 इसका समय है, तो यह भी सही है। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम पेशेवर पुरातत्ववेत्ता कौन थे। तो भारत के प्रथम पेशेवर पुरातत्ववेत्ता थे अलेक्जेंडर कनिंघम। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत का प्रथम पेशेवर पुरातत्वविद कहा जाता है। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला कथन 1873 में जेएफ फ्लीट को कनिंघम के सुझाव पर शासकीय पुरालिपि वेत्ता नियुक्त किया गया। यह विकल्प हमारा सही है कि कनिंघम को जब 1871 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जिसको एक स्वतंत्र विभाग के रूप में गठित किया गया था, उसका प्रथम महानिदेशक बनाया। तो उन्होंने जो है जेएफ फ्लीट को 1873 में शासकीय पुरालिपि वेत्ता नियुक्त करवाया था। तो यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प भी है 1885 में सेवानिवृत्त होने के पश्चात कनिंघम ने पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक पद को समाप्त करने की संस्तुत किया था। यह विकल्प भी हमारा सही है। 1885 में कनिंघम महोदय सेवानिवृत्त हो गए थे और जब वह सेवानिवृत्त हो गए तो जाते जाते उन्होंने क्या कहा था कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो महानिदेशक का पद है, इसको अब समाप्त कर देना चाहिए। तो यह विकल्प भी हमारा सही है। तो विकल्प ए एवं बी दोनों सही है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पुरानिधि निखात अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पुरानिधि निखात अधिनियम जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के समय में, या जब वो जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे, उनके समय में 1878 ईस्वी में पारित हुआ। ये भी पूछा जाता है कि पुरानिधि निखात अधिनियम पारित होने के समय भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था, या वायसराय उसमें पद हो गया था, वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन के काल में जो है यह अधिनियम पुरानिधि निखात अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला विकल्प है इसमें, कनिंघम के पश्चात 1886 में जेम्स बर्गस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने। यह हमारा सही है, क्योंकि जो 1885 में कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक पद को समाप्त करने की संस्तुत किया था, वह स्वीकार नहीं किया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा। इसलिए 1886 में जेम्स बर्गस को इस विभाग का महानिदेशक बनाया गया। तो यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है, 1880 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में प्राचीन इमारतों के संरक्षण के लिए क्यूरेटर पद सृजित किया गया, उसका सृजन किया गया है। विकल्प भी हमारा सही है कि 1880 में लॉर्ड रिपन के समय में क्यूरेटर इमारतों के संरक्षण के लिए क्यूरेटर पद का सृजन किया गया था। वैसे लॉर्ड लिटन के समय में प्राचीन स्मारकों की देखरेख के लिए क्यूरेटर की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन तत्कालीन भारत सचिव के द्वारा उसको अस्वीकार कर दिया गया था। और जब लॉर्ड रिपन की नियुक्ति भारत में हुई तो इसने जो है इसको स्वीकार किया और एच कोल को जो पहला क्यूरेटर नियुक्त किया था। तो विकल्प बी भी सही। विकल्प सी है, क्यूरेटर पद पर पहली नियुक्ति एच कोल की। यह विकल्प भी हमारा सही है। तो सभी विकल्प सही है। विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर है। 11वां एवं अंतिम प्रश्न है, जेम्स बर्गस के काल में उत्खनित एकमात्र पुरा स्थल है। तो जेम्स बर्गस ने केवल एकमात्र पुरा स्थल का उत्खनन कराया था, जिसको हम कंकाली टीला के नाम से जानते हैं। और यह कंकाली टीला कहाँ पे है? यह मथुरा में स्थित है। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। और जेम्स बर्गस ने क्या किया था कि ढेर सारे स्थलों को, जैसे है आपका कंकाली टीला है, हम्पी है, महाबलीपुरम है, अमरावती है, इन सब का सर्वेक्षण कराया था, लेकिन वह केवल कंकाली टीला का ही उत्खनन करा सके। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर है विकल्प ए। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई सुझाव हैं, कुछ नसीहत है, तो उसको कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।